हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब और आप सबकी स्टडी कैसी चल रही है? आई होप आप सबकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी फ्रेंड्स। और आप सब लोगों ने मुझसे बहुत बार पूछा था कि हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के आप कौन सी बुक यूज़ कर रहे हो, कि आपने बोला है आप ओनली एस.के. अरोरा पढ़ते हो, लेकिन आप हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के जब क्वेश्चंस रिवाइज कर रहे थे या फिर नोट्स बना रहे थे तो आप बहुत सारी बुक्स लिए हुए बैठे थे। तो फ्रेंड्स, मैं एस.के. अरोरा से ही हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पढ़ रही थी। लेकिन एक चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एक बुक से कभी भी कवर नहीं हो सकता। और ये मेरे पास एक पुरानी बुक है जिससे मैंने किया है कुछ थोड़ा बहुत, अभी शेयर कर रही हूँ। ये एस.के. अरोरा बुक में जो हिस्ट्री का चैप्टर है वो इस तरीके से दिया गया है। ये मैंने पहले भी आप लोगों के साथ शेयर किया था कि सभी एजेस पीरियड्स को मेंशन किया गया है और फिर उनके बाद एक एक एजेस के जो राइटर्स हैं, इम्पोर्टेंट राइटर्स हैं, पोएट्री में कौन है और प्रोज में कौन है, बैलेड्स किसने लिखे हैं, ड्रामा में क्या क्या कौन कौन से वर्क्स उस टाइम प्रोड्यूस किए गए थे, और उन राइटर्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें या इंपॉर्टेंट पॉइंट किसी एज का रहता है तो वो मैंने यहीं पे मेंशन कर लिया है फ्रेंड्स, ताकि रिवीजन के टाइम मुझे कोई ज़्यादा परेशानी ना हो और मुझे ज़्यादा बुक्स ना उठानी पड़े। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एस.के. अरोरा से जो मैंने कंप्लीट किया है, और यहीं पर इन्होंने इम्पोर्टेंट इवेंट्स दिए गए हैं, इम्पोर्टेंट ईयर्स एट ए ग्लैंस, जो कि मैंने आप लोगों के साथ पहले भी एक बार शेयर किए थे। एस.के. अरोरा से पहले ही मैंने उनके नोट्स बनाए हुए हैं किसी और बुक से। तो उनमें आप लोग कुछ बोल रहे थे कि ये यूज़लेस है, पूरी की पूरी बुक को उतारना, नोट्स में उतार कर रखना, ये यूज़लेस है क्योंकि बुक से ही इजीली पढ़ा जा सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बताती हूँ, जब आप किसी चीज़ को लिखते हो तो वो आपके माइंड में थोड़ी बैठ जाती है, और फिर उसके बाद जब आप उस लिखी हुई चीज़ को रिवाइज़ करते हो तो वो थोड़ी परमानेंट टाइप से आपके माइंड में रहती है। जब भी आप उसको रिवाइज़ करते हैं तो वो एकदम से रिकॉल हो जाती है और आप उसको ईजिली कर सकते हैं एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन आता है तो। बाकी सबका अपना अपना अलग तरीका होता है। आप बुक से पढ़ना चाहें बुक से पढ़ सकते हैं, नोट्स बनाना चाहें नोट्स बना सकते हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। और ये पॉपुलर ऑथर्स दिए गए हैं और उनके वर्क यहाँ पर दिए गए हैं ईयर्स के साथ। ये तो एस.के. अरोरा में हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर इस तरीके से दिया गया है फ्रेंड्स। दूसरी बुक जो मैं यूज़ कर रही थी, ये 2016 का जो टीजीटी एग्ज़ाम था ये उसकी बुक है, और इसका कवर पेज मेरे पास नहीं है। काफ़ी पुरानी बुक है और ये बेकार हो गई है, कवर पेज इसका गुम हो गया है मुझसे। देखती हूँ अगर मिल जाए तो शेयर करूँगी, शायद प्रकाश पब्लिकेशन की ये बुक है। और ये देखिए, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर इसमें इस तरीके से दिया गया है फ्रेंड्स। सभी एजेस के जो पीरियड वाइज है वो यहाँ पे मेंशन किया गया है कि एंशिएंट एज कब से कब तक थी, मिडिल एज कब से कब तक थी, रेनेसा कब से कब तक, और न्यो क्लासिकल पीरियड, रोमांटिक, विक्टोरियन, मॉडर्न। फिर उसको यहाँ पर इन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया है। एंशिएंट एज क्या थी, उसमें क्या क्या चीज़ें उस टाइम चल रही थी, कौन कौन राइटर्स थे, उन्होंने क्या क्या थ्योरीज दी थी और किस चीज़ को वो फॉलो करते थे फ्रेंड्स। पूरी कैरेक्टराइजेशन यहाँ पे दी गई है और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके डीपली थोड़ा कहूँगी कि दिया गया है यहाँ पे, तो यूज़फुल है ये बुक भी। नेक्स्ट, एंग्लो सैक्सन पीरियड, एंग्लो नॉर्मन पीरियड, रिनेसा, और इनके जो राइटर्स हैं जैसे यूनिवर्सिटी विट्स हैं, सभी के इम्पोर्टेंट वर्क दिए गए हैं। क्रिस्टोफर मार्लो, जॉन लेली, जॉर्ज पील, रॉबर्ट ग्रीन और थॉमस लॉज, ये सब जो थे इनका एक्सप्लेनेशन दिया गया है। उसके बाद एलिजाबेथन एज का कैरेक्टराइजेशन यहाँ पे दिया गया है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि किस एज में किस तरीके की चीज़ें चलती थी उस टाइम पर, और कौन कौन सा लिटरेचर किस टाइम पर फ्लोरिश हुआ था, कौन सी टर्म्स दी गई थी, कौन से राइटर्स थे, तो यहाँ पर बहुत अच्छे से दिया गया है। ये है रोमांटिक एज के बारे में और उनके जो इम्पोर्टेंट राइटर्स हैं उनके फेमस वर्क्स और लाइन्स भी यहाँ पर दी गई हैं, देख सकते हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स। और मॉडर्न पीरियड, उसके बाद जो मुझे सबसे अच्छी चीज़ इसकी लगी बुक की, वो है इसके जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। इसमें 2 पार्ट में प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए गए हैं फ्रेंड्स। लगभग 250 फर्स्ट पार्ट में है और ये मैं पहले पढ़ चुकी हूँ, इसीलिए आपको इस तरीके से दिखाई दे रही होगी ये बुक। और यस, 250 क्वेश्चंस फर्स्ट पार्ट में हैं और लगभग इतने ही सेकेंड पार्ट में हैं। ये देखिए, 233, तो आप अराउंड 500 मान सकते हैं। और उसके बाद इन्होंने लास्ट ईयर्स में आए हुए क्वेश्चंस भी ऐड किए हैं, टीजीटी 2004, 2005, 2009, 2010 और 2013। तो ये भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं
और 500 से अबोव ही हो जाएंगे, लगभग 550 क्वेश्चंस हैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के। तो जो चीज़ें बुक में नहीं दी गई हैं वो क्वेश्चंस में कवर कर ली जाती हैं, तो ईजिली हम कोई टॉपिक को कवर कर सकते हैं MCQs की प्रैक्टिस करने के बाद। उसके बाद मैंने जो उस दिन नोट्स बनाए थे वो इस तरीके से बनाए थे फ्रेंड्स, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, और उनकी एजेस मेंशन की थी, कौन सी एज कहाँ से कहाँ तक है और उसको क्या नाम दिया गया था। जैसे एंशिएंट एज है 4004 BC से लेकर 476 AD तक, और इसको एज ऑफ ग्रीक रोमन कल्चर या एंशिएंट एज बोला गया था फ्रेंड्स। सेकेंड है मिडिल एज 476 AD से 1340 AD तक, जिसको प्री चौसेरियन पीरियड बोला गया है। एंग्लो सेक्सन पीरियड इसमें था 1066 तक, ठीक है ना फ्रेंड्स, और एंग्लो नॉर्मन पीरियड था 1340 तक। नेक्स्ट है एज ऑफ चौसर, जो कि 1340 से 1400 AD तक चली थी, और इसको मिडिल एज भी बोला जाता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है चौसर टू टोटल्स मिसलेनी। तो ये सभी जो एजेस थी मैंने इस तरीके से मेंशन कर ली थी विद नेम एंड ईयर्स। और उसके बाद लिटरेरी पीरियड, लिटरेरी जो लैंग्वेज है उसमें उस पीरियड को क्या बोला गया था वो सब मैंने अलग से मेंशन कर लिया था फ्रेंड्स। तो ये है इस तरीके के नोट्स, और इनको इजीली जब हम एग्ज़ाम के टाइम पे रिवाइज करेंगे तो बुक उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये हो गया। उसके बाद मैं आपको ओल्ड नोट्स अपने दिखाती हूँ, जो कि मैं पहले दिखा भी चुकी हूँ और शेयर भी कर चुकी हूँ फ्रेंड्स। ये देखिए, ये मैंने शेयर भी किए थे इंपॉर्टेंट इवेंट्स आप लोगों के साथ, कुछ ही शेयर किए थे, तभी फिर आप लोगों ने बोलना स्टार्ट किया कि ये यूज़लेस है, बेकार है, टाइम वेस्टिंग है। तो मुझे भी लगा कि जब किसी को फ़ायदा ही नहीं हो रहा है तो क्या फ़ायदा, तो मैंने उसको फिर क्विट कर दिया। और ये है नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट हुई थी 1066 में। ओनली इम्पोर्टेंट, लिख तो मैंने सभी लिए थे लेकिन ओनली इम्पोर्टेंट चीज़ों को मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया था जिससे क्वेश्चंस मोस्टली पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि लिखने के बाद मुझे फील हुआ कि सारा कुछ लिखना इतना ज़रूरी नहीं था, और आगे मैंने ओनली इम्पोर्टेंट इवेंट्स को ही यहाँ पर ऐड किया है, इसीलिए कुछ ही चीज़ें यहाँ पर हाईलाइटेड हैं और बाकी नहीं है। तो ये देखिए, एज ऑफ चौसर के जो इवेंट्स हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं, सभी हाईलाइटेड हैं, आप देख सकते हैं। एज ऑफ रिवाइवल, एज ऑफ रिवाइवल के इवेंट्स और लिटरेरी टेक्स्ट, उस टाइम कौन सा लिटरेचर में क्या क्या प्रोड्यूस किया गया था, क्या क्या वो किया गया था, पब्लिश किया गया था, सॉरी। और नेक्स्ट है एलिजाबेथन पीरियड के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, इवेंट्स हैं, और कौन कौन से वर्क्स उस टाइम पर पब्लिश किए गए थे वो सब है। रेस्टोरेशन एज के जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं, प्यूरिटन एज के जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं, ऑगस्टन एज के जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं, कौन कौन से राइटर्स थे, उनके कौन से वर्क उस टाइम आए थे, और ये मैंने पहले से ही लिखा हुआ है और इन्हीं को मैं रिवाइज करती हूँ। उसके बाद इम्पोर्टेंट टेक्स्ट ऑफ द विक्टोरियन एज, ये विक्टोरियन एज के हैं, ये रोमांटिक एज के हैं, इधर राइटर्स भी और इवेंट्स भी। उसके बाद इम्पोर्टेंट टेक्स्ट ऑफ मॉडर्न एज, इंपॉर्टेंट टेक्स्ट ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, लिटरेरी क्रिटिसिज्म का एक अलग से चैप्टर है, उसके जो क्वेश्चंस हैं, उसके जो इंपॉर्टेंट लिटरेचर के पार्ट्स हैं वो अलग से मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं। जैसे कॉलेरिज का बायोग्राफिया लिटरेरिया था, सेली का ए डिफेंस ऑफ पोएट्री था, अर्नोल्ड का एसे ऑन क्रिटिसिज्म था, अलेक्जेंडर पोप का एन एसे ऑन क्रिटिसिज्म था जो कि 1711 में आया था। और उसके बाद मैंने मेंशन किया है नोबेल प्राइज़ विनर्स। नोबेल प्राइज़ विनर्स भी मैंने सभी लिख लिए थे, लेकिन फिर उसके बाद जो माइंड में आया कि ओनली इम्पोर्टेंट को हाईलाइट करते हैं और जिनसे मोस्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड हैं और जो ओनली इंडिया से रिलेटेड है, उनको हाईलाइट करते हैं। तो इनमें मैंने कुछ को ही यहाँ पर हाईलाइट किया हुआ है फ्रेंड्स। ये देखिए, ये नोबेल प्राइज़ विनर्स हैं सभी, यहाँ पर देखेंगे। और यहाँ पर नोबेल प्राइज़ के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी गई है कि किस तरीके से, कब शुरू हुआ था, किसने शुरू किया था, क्या क्या इसमें होता है। इसके बाद है पुलित्ज़र प्राइज़ विनर्स, पुलित्ज़र प्राइज़ विनर्स, और इसमें भी मैंने इसी तरीके से जो इम्पोर्टेंट है उनको हाईलाइट किया हुआ है। ये देखिए, 1988 में टोनी मॉरिसन को पुलित्ज़र प्राइज़ मिला था बिलव्ड के लिए, तो इनको हाईलाइट किया हुआ है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, कैरेक्टर्स और कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स को जो भी मुझे मिलता था वो मैं यहाँ पर नोट कर लेती थी, ठीक है ना फ्रेंड्स। जैसे आर्म्स एंड द मैन का GB शाह जो कि PGT में है, तो सभी मिक्सअप नोट्स बनाती थी, तो इसीलिए यहीं पर सब कुछ मेंशन है। तो ये हो गया। उसके बाद एक और है
एंग्लो सेक्शन पीरियड, यहाँ पर हर एक पीरियड की अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स दी गई हैं और पीरियड वाइज यहाँ पर इनकी इम्पोर्टेंस और इनकी इम्पोर्टेंट चीज़ें मैंने मेंशन की है। वो एक अलग बुक से नोट्स हैं, ये अलग चीज़ से, अलग कोई ऑनलाइन सोर्स से, अभी तो मुझे याद नहीं कि किससे बनाए हुए हैं, लेकिन नोट्स मैंने ये बनाए हुए हैं बुक से या ऑनलाइन किसी सोर्सेज से ही। तो ये देखेंगे जैसे एंग्लो सेक्शन पीरियड, मेडिवियल पीरियड, इंग्लिश रिनेसा, इसका सब कुछ की ड्रामा में उस टाइम क्या था, क्रिस्टोफर मार्लो जो इम्पोर्टेंट राइटर थे उन्होंने क्या क्या लिखा था, उनके बारे में किसने क्या क्या बोला था, बेन जॉनसन के कौन से वर्क्स उस टाइम पर आए थे। हो सकता है कुछ चीज़ें सभी कॉपीज़ में, सभी बुक्स में, सभी नोट्स में लिखी हो, तो अच्छा ही है, रिवाइज हो जाएगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। और रिवोल्यूशन एंड रेस्टोरेशन इज़, एनलाइटमेंट एंड क्लासिसिज्म, रोमांटिक पीरियड, क्रिटिकल रियलिस्टिक पीरियड, लेट 19th सेंचुरी का जो पीरियड था, मॉडर्न पीरियड, की पॉइंट्स रिगार्डिंग हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। ये फिर से शुरू हो गया हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जो भी जहाँ से भी मुझे इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलती है मैं उनको मेंशन कर लेती हूँ, कहीं भी भले ही वो टॉपिक वाइज मेंशन करूँ या फिर पॉइंट्स वाइज पॉइंट बनाकर लिख लूँ, लेकिन मैं ज़रूर कर लेती हूँ, ठीक है। और ये आदत होनी चाहिए कि अपने नोट्स में हम हमेशा ऐड करते रहें नई चीज़ें, जब भी हमें कहीं से कुछ नया मिलता है तो। देखिए और फिर से स्टार्ट हो गया पूरा, जैसे एज ऑफ चौसर, poetry in Chaucer's age, the period of Chaucer's poetic career, Chaucer as the father of English poetry, other poets of Chaucer's age, prose in Chaucer's age। तो ये इस तरीके से मैंने पूरा जो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है वो नोट्स में बनाए हुए हैं फ्रेंड्स। और ये देखिए एज ऑफ रिवाइवल, एज ऑफ शेक्सपियर पोएट्री, एडमंड स्पेंसर, सर फिलिप सिडनी, ड्रामा में क्या क्या था, क्रिस्टोफर मार्लो फिर आ गए यहाँ पर। देखिए एक चीज़ कई कई जगह भी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो पहले पूछे जा चुके हैं वो भी मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स से। और ये देखिए जैसे थिएटर ऑफ क्रूएलिटी, द पेटेंट थिएटर, और जॉन ऑसबर्न ने क्या दिया था यहाँ पर, डीकोलोनाइजेशन कॉन्सेप्ट, सैफिर वोर्फ एनालिसिस, ठीक है, बटलर इंग्लिश, गॉथिक नॉवेल्स किसने दिया था, कब स्टार्ट हुआ था, तो ये सब है इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। कुछ थ्योरीज जो दी गई हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है, कौन सा किसने दिया था, किसने क्या किया था, तो ये सब है फ्रेंड्स। बस आगे खाली तो ये है मेरे हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के सारे रिसोर्सेज जिनसे मैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पढ़ती हूँ फ्रेंड्स। एस.के. अरोरा की बुक, उसके बाद मेरे नोट्स, ये पुराने नोट्स हैं, और ये प्रकाश पब्लिकेशन की बुक है जो कि 2016 के टाइम पे मैंने ली थी, इसका कवर पेज नहीं है। और इसमें से प्रैक्टिस करने के बाद सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो सोल्ड पेपर्स हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ज़रूरी होता है फ्रेंड्स, तो मैं फिर इनको यूथ से कवर करती हूँ। तो यही सब था हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का टोटल रिसोर्सेज। और रिसोर्सेज होना बहुत बड़ी बात नहीं होती है फ्रेंड्स, बुक्स सबके पास होती हैं, ऑनलाइन सोर्सेज भी मिल जाते हैं, लेकिन उनको पढ़ना, उनको रिवाइज़ करना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, जो कि 2021 में मेरी गलती रही है। मैं नोट्स बनाने में ही रही और मैंने रिवाइज़ नहीं कर पाई, क्योंकि नोट्स ही मैंने इतने सारे बना दिए कि लास्ट में मुझे समझ नहीं आया मैं कहाँ से पढ़ूँ, क्या पढ़ूँ। इसीलिए इस बार मैं नोट्स इतने नहीं बना रही हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ मुझे लगता है तो वही मेंशन करती हूँ, बाकी चीज़ें मैं बुक से ही पढ़ रही हूँ और उसी में हाईलाइट कर रही हूँ फ्रेंड्स। तो मेरा यही तरीका है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को कवर करने का। आप सब लोगों का क्या तरीका है, आप सब लोग बताइएगा। और तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन फ्रेंड्स।